अध्याय 13 मेटरनिक। यूरोप के इतिहास में 1794 से 1815 तक नेपोलियन का प्रभुत्व छाया रहा, जिसके कारण उस काल को नेपोलियन युग की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद के 34 वर्षों में समस्त यूरोप की राजनीति पर ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री प्रतिक्रियावादी मेटरनिक छाया रहा और सर्वत्र अपना प्रभाव डालकर अपनी दमनकारी नीति द्वारा उदारवादी आंदोलन की बाढ़ को रोककर यूरोप के विभिन्न राज्यों में पुरातन व्यवस्था की रक्षा करता रहा। इस समय के यूरोपीय घटना चक्र में इतना जबरदस्त प्रभाव रहा कि इतिहास में 1815 से 1848 का काल मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक का प्रारंभिक जीवन। मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 में कॉम्ब्लेज नामक नगर में हुआ था। उसके पिता जर्मनी के एक जागीरदार थे, परंतु जर्मनी की पुनर्व्यवस्था के समय नेपोलियन ने वो जागीर उनसे छीन ली थी, इसलिए उसका परिवार वियना आ गया था। उसने स्ट्रासबर्ग और मेसन्स के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। जिन दिनों वो मेसन्स में शिक्षा पा रहा था, उन दिनों वहाँ फ्रांस से भागे हुए कई कुलीन लोग बस रहे थे। उन लोगों के संपर्क में आकर उसने क्रांति की लोमहर्षक घटनाओं का वर्णन सुना था, जिससे उसे क्रांति के नाम तक से घृणा हो गई थी और उसके विचार प्रतिक्रियावादी हो गए। अपनी इंग्लैंड यात्रा में वो पिट, फॉक्स और बर्क जैसे राजनीतिज्ञों के संपर्क में आया, जिनके प्रभाव से उसकी क्रांति विरोधी भावनाएं और भी प्रबल हो गईं। 1795 में उसका विवाह ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस कानिज की पौत्री से हुआ, जिसके फलस्वरूप उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उसके राजनीतिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया। मेटरनिक का राजनीतिक जीवन। उसके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ एक मंत्री के रूप में हुआ था, परंतु उसे कई बार सम्राट के राजदूत की तरह कई जगह रहना पड़ा था। उसी सिलसिले में उसे बर्लिन, सेंट पीटर्सबर्ग और पेरिस में भी रहने का अवसर मिला। इस प्रवास में उसने कूटनीति का अच्छा अनुभव प्राप्त किया और धीरे धीरे वो यूरोप का जबरदस्त कूटनीतिज्ञ बन गया। पेरिस में निवास के समय उसे नेपोलियन के चरित्र का गहन अध्ययन करने का अवसर मिला और तेलरा से भी निकट संबंध स्थापित हो गया, जिसका उसने आगे चलकर बड़ा लाभ उठाया। ऑस्ट्रिया का शासक प्रथम फ्रांसिस उससे अत्यधिक प्रभावित था। उसने 1809 में उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वो 1848 तक इस पद पर रहकर ऑस्ट्रिया की नीति का सूत्रधार बना रहा। पृष्ठ 127। मेटरनिक की नीति। उदारवाद और राष्ट्रीयतावाद का विरोध। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसको अनुदार बनाने में फ्रांस में होने वाले क्रांतिकाल के रक्तपात और आतंक के राज्य के अत्याचारों का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके फलस्वरूप वो क्रांति का विरोधी बन गया। वो क्रांति का एक रोग जिसका इलाज किया जाना चाहिए, एक ज्वालामुखी जिसे शांत किया जाना चाहिए, एक विषाक्त घाव जिसे गर्म लोहे से जला दिया जाना चाहिए और पिशाच कहा करता था, जो मनुष्य समाज को हड़पने के लिए तैयार है। वो उदारवाद का भी शत्रु था। उसकी मान्यता थी कि प्रजातंत्र केवल दिन के प्रकाश को रात्रि के अंधकार में परिवर्तित कर सकता है। जनता को अधिकार देना वो राज्य पर आघात करना समझता था, इसलिए वो सुधार आंदोलन को हर तरह से दबाना चाहता था। ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के स्वरूप को देखते हुए उसके प्रधानमंत्री की हैसियत से उसकी ये नीति आवश्यक भी थी। साम्राज्य में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति वाले लोग रहते थे। उनमें राष्ट्रीयता और उदारवाद की भावना पनपने न देने का अर्थ होता साम्राज्य का विघटन। इस कारण अपने संपूर्ण प्रभुत्व काल में वो केवल ऑस्ट्रिया में ही नहीं, यूरोप के अन्य देशों में भी सुधार आंदोलनों एवं स्वतंत्रता संग्रामों का निरंतर विरोधी बना रहा। मैरियट ने लिखा है, वो सुधारों को क्रांति का प्रेरक समझता था। उसके सौभाग्य से उसकी अनुदार नीति के अनुकूल ऑस्ट्रिया का शासक प्रथम फ्रांसिस भी निरंकुशतावादी एवं प्रतिक्रियावादी था। वो कहा करता था कि संपूर्ण संसार पागल है जो नए संविधान की मांग करता है। उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने वाला प्रथम फर्डिनेंड बिल्कुल अयोग्य था। वो शासन कार्य में न तो रुचि रखता था और न ही उसमें योग्यता थी। फलतः साम्राज्य में मेटरनिक का प्राधान्य अक्षुण्ण बना रहा और वो दमन नीति का यथेच्छ प्रयोग करता रहा। हेज ने लिखा है कि मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया में राष्ट्रवादियों एवं उदारवादियों के दमन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। नेपोलियन व जार एलेक्जेंडर के प्रति दृष्टिकोण। मेटरनिक नेपोलियन के चरित्र और व्यक्तित्व से भली प्रकार परिचित था। वो नेपोलियन से अत्यधिक प्रभावित था।
उसकी मान्यता थी कि नेपोलियन चाहे किसी युग में उत्पन्न होता, वो निश्चय ही उसे प्रभावित करता। उसे नेपोलियन का विश्वास प्राप्त था, परंतु वो स्वयं नेपोलियन से घृणा करता था और उसे नष्ट करने के लिए उसने कुछ नहीं उठा रखा। जिस प्रकार उसे नेपोलियन से घृणा थी, उसी प्रकार वो जार प्रथम अलेक्जेंडर की योजनाओं से भी डरता था कि कहीं नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में उसका स्थान जार न ले ले। इस कारण उसने अपनी कूटनीतिक चालों से उनमें फूट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पृष्ठ 128। जर्मनी के मुक्ति युद्ध के आरंभ होने तक उसकी नीति ये रही, और जब उसने उस युद्ध में भाग लिया तो उसका हस्तक्षेप निर्णायक रहा और लिप्जिंग के युद्ध में नेपोलियन परास्त हुआ। इसके बाद नेपोलियन के विरुद्ध होने वाली समस्त कार्रवाइयों का मुख्य संचालक प्रायः वही बना रहा। समय समय पर वो जार अलेक्जेंडर को जनतंत्रवादी आंदोलनों के परिणामों से सावधान करता रहा। प्रारंभ में अलेक्जेंडर का दृष्टिकोण उदार था, परंतु कालांतर में मेटरनिक के प्रभाव के कारण वो प्रतिक्रियावादी बन गया था। वियना कांग्रेस। मेटरनिक अपने युग एवं ऑस्ट्रिया का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ था। नेपोलियन को पराजित करने में ऑस्ट्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसलिए जब 1815 में विजेता देशों ने विजित प्रदेशों में बंटवारे के लिए वियना सम्मेलन का आयोजन किया, तब उसके संचालन का दायित्व मेटरनिक को सौंपा गया। इस सम्मेलन में विजेता राज्यों ने यूरोप के मानचित्र में स्वेच्छानुसार अनेक परिवर्तन किए और अपने स्वार्थों की पूर्ति की। हम पहले देख चुके हैं कि सम्मेलन में ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के बदले इटली में लोम्बार्डी, वेनेशिया और इलीरियन प्रांत मिले तथा रूस से पूर्वी गलेशिया और बवेरिया से टिरोल के प्रदेश प्राप्त हुए। पवित्र संघ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना के लिए 2 संघों का निर्माण किया गया था, एक पवित्र संघ और 2 चतुर्मुख संघ। पहले संघ की स्थापना रूस के जार अलेक्जेंडर के प्रस्ताव पर की गई, परंतु तत्कालीन यूरोपीय राजनीतिज्ञ उसे अलेक्जेंडर की भावुकता और सनक मानते थे। मेटरनिक भी इसे केवल शब्दाडंबर कहा करता था, परंतु जार की खुशी के लिए उसने इसे अनेक राष्ट्रों के समान स्वीकार अवश्य कर लिया था। चतुर्मुख संघ। इसकी संरचना का श्रेय मेटरनिक को था। यूरोप में अस्थायी शांति की स्थापना के लिए इसका निर्माण किया गया था। ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और इंग्लैंड इसके सदस्य थे। बाद में फ्रांस भी उनमें शामिल कर लिया गया था। हम देख चुके हैं कि मेटरनिक ने इसका प्रयोग यूरोप में उदारतावादी एवं राष्ट्रीयतावादी आंदोलनों के दमन के लिए किया। मेटरनिक और जर्मनी। जर्मनी में मेटरनिक ने अपने प्रभाव का पूर्ण उपयोग वहां के विभिन्न राज्यों के सुधारवादी आंदोलन के दमन के लिए किया। हम देख चुके हैं कि जर्मनी में वियना कांग्रेस की व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण जर्मनी एक शिथिल परिसंघ का निर्माण किया गया था। ऑस्ट्रिया का साम्राज्य उसका अध्यक्ष था। उसका संगठन अत्यंत शिथिल होने के कारण मेटरनिक सदा उस पर हावी रहा और उसके द्वारा समस्त जर्मनी पर अपना प्रभाव बनाए रहा। जब जब जर्मनी के राज्यों में सुधार के लिए आंदोलन हुए, उसने संघ की विधायिका द्वारा आदेश जारी करके उसका दमन करवाया। 1819 में जारी किए गए कार्लसवाद आदेश द्वारा उसने समस्त जर्मनी में अत्यंत कठोर पुलिस शासन स्थापित कर जनता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए। मेटरनिक की नीति को स्पष्ट करते हुए ए.जे. ग्रांट ने लिखा है, उसने जर्मनी को एक पुलिस राज्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया और अपनी नीति को अत्यंत क्रूरता से कार्यान्वित करता रहा। पृष्ठ 129। मेटरनिक और इटली। जर्मनी की तरह इटली में भी उसने अपनी प्रतिक्रियावादी दमनकारी नीति का चक्र चलाया। इटली के प्रसिद्ध राज्य लोमार्डी और वेनेशिया पर उसका अधिकार था। मोडेना व टस्कनी ऑस्ट्रिया के ही हैब्सबर्ग वंश के राजकुमार द्वारा शासित थे। पार्मा की रानी मेरी लूसा ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी। इटली के शेष राज्यों के शासक पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में थे। मैरियट ने इटली पर मेटरनिक के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, मेटरनिक इटली पर बिल्कुल वियना की भांति शासन करता था। हम देख चुके हैं कि इटली में जब कभी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, मेटरनिक ने उन्हें निर्दयता पूर्वक कुचलने का प्रयास किया। मेटरनिक और स्पेन। वियना कांग्रेस के निर्णय के अनुसार स्पेन में फर्डिनेंड के निरंकुश शासन की स्थापना की गई थी। जब 1820 में वहां की जनता ने निरंकुशता के विरुद्ध आंदोलन किया तो राजा को जनता की मांगे स्वीकार करनी पड़ी, परंतु मेटरनिक ने वेरोना कांग्रेस से अनुमति प्राप्त कर फ्रांस के द्वारा विद्रोह को कुचलवाकर वहां पुनः निरंकुश शासन स्थापित कर दिया। मेटरनिक व टर्की।
जब 1820 में यूनानियों ने टर्की के अत्याचारपूर्ण शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तो रूस उनकी सहायता करना चाहता था, परंतु मेटरनिक ने उसका विरोध किया। वो यूनानियों के इस विद्रोह को टर्की की वैध सत्ता के विरुद्ध उपद्रव मानता था, इसलिए न तो उसने यूनानियों को स्वयं ही कोई सहायता प्रदान की और न रूस को ही सहायता करने दी। मूल्यांकन। मेटरनिक अपने समय का एक अद्वितीय राजनीतिक था, जिसने नेपोलियन के पतन के बाद अपनी कूटनीतिक चालों से 1848 तक यूरोप पर अपना प्राधान्य कायम रखा। उसके प्राधान्य का रहस्य उसकी प्रसन्न प्रभावशाली मुद्रा, विशाल कूटनीतिक अनुभव, मिलनसारिता, ठंडे दिमाग, व्यक्ति की बारीक परख, षड्यंत्र कुशलता तथा दृढ़ निष्ठा में था। वो अत्यंत घमंडी था। उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। वो कहा करता था कि संपूर्ण संसार उसके कंधों पर टिका हुआ है तथा उसका जन्म पतनोन्मुख यूरोपीय समाज को संभालने के लिए हुआ है। उसमें मनुष्य को परखने की अद्भुत क्षमता थी, परंतु उसे परिस्थितियों की परख नहीं थी। वो ये बात नहीं समझ पाया कि 1815 के बाद का यूरोप 1789 के पहले का यूरोप नहीं था। वो क्रांति का केवल एक पक्ष विनाशकारी ही देख सका, उसका रचनात्मक पक्ष वो नहीं देख सका। वो फ्रेंच क्रांति द्वारा प्रसारित नवीन भावनाओं के महत्व एवं प्रभाव को नहीं समझ सका और उन्हें तुच्छ समझकर जीवन भर उन्हें नष्ट करने के असफल प्रयास में लगा रहा। वो स्थिति पालक था और वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित अवस्था को कायम रखना तथा उसके द्वारा यूरोप में शांति रखना अपना कर्तव्य समझता था। उसकी दृष्टि में शांति को सबसे बड़ा अथवा एकमात्र खतरा उस काल की नवीन भावनाओं से ही था और उनके दमन से ही शांति रह सकती थी तथा ये कार्य केवल निरंकुश एकतंत्र द्वारा ही संपन्न हो सकता था। ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में तो उसने इन भावनाओं को दबाकर निरंकुश एकतंत्र को बिल्कुल कमजोर नहीं होने दिया। उसके बाहर भी उसने स्वतंत्र निरंकुश एकतंत्र का समर्थन किया और जार एलेक्जेंडर तथा प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें उदारवाद एवं राष्ट्रीयतावाद के दमन कार्य में अपना सहयोगी बना लिया। पृष्ठ 130। जर्मनी में तो उसने परिसंघ की विधायिका सभा द्वारा सर्वत्र इन नवीन भावनाओं की प्रगति का सफलतापूर्वक विरोध किया और अन्यत्र इटली तथा स्पेन में उसने कांग्रेस व्यवस्था का एक शक्तिशाली दमनकारी शस्त्र की तरह उपयोग किया। ग्रीस में भी उसने जार एलेक्जेंडर को टर्की के सुल्तान के विरुद्ध यूनानियों की सहायता नहीं करने दी। इस प्रकार मेटरनिक जीवन भर उदारवाद का कट्टर शत्रु बना रहा और अपने उद्देश्य की सिद्धि में वो सफल भी रहा, परंतु जैसा हम आगे देखेंगे, जो सफलता उसे प्राप्त हुई वो वास्तव में सफलता की छाया मात्र थी। उसके समय में ही ग्रीस तथा बेल्जियम में उदारवाद एवं राष्ट्रीयतावाद की विजय हो चुकी थी और उसकी मृत्यु के बाद इन नवीन भावनाओं से जर्मनी तथा इटली में भी, जहां उसका प्रभाव सबसे अधिक रहा था, थोड़े ही समय में विजय प्राप्त की। किंतु इन नवीन भावनाओं की सफलता को देखकर मेटरनिक की जो कड़ी निंदा की जाती है, उसमें उसके साथ कुछ अन्याय होता है। उसकी आलोचना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था और आवश्यक था कि उसकी नीति ऑस्ट्रिया के हितों के अनुकूल हो। ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में, जैसा हम देख चुके हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते थे जिनमें किसी प्रकार की एकता की कोई भावना नहीं थी और जो केवल बलपूर्वक ही साम्राज्य में रखे जा सकते थे। ऐसे साम्राज्य में राष्ट्रीयता की भावना को प्रश्रय देना उसके विनाश को निमंत्रण देना था। इसी कारण वो इन नवीन भावनाओं का कट्टर शत्रु था और चूंकि उनसे ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को बड़ा भारी खतरा था, वो उन्हें कहीं भी पनपने देना नहीं चाहता था। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेंच क्रांति तथा नेपोलियन के समय में अनवरत युद्धों से यूरोप की जनता त्रस्त थी और अन्य सब वस्तुओं से अधिक शांति चाहती थी। वहां उसने नवीन भावनाओं का दमन करके जनता का इतना अपकार किया, वहां 40 वर्षों तक शांति कायम रखकर उसने उसका उपकार भी कम नहीं किया। पतन के कारण। 1. युग के अनुकूल बनने की अक्षमता। फिर भी इतना कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि एक महान राजनीतिज्ञ में युग की प्रेरक शक्तियों को समझने तथा अपने आप को उनके अनुकूल बनाने का जो विशिष्ट गुण होता है, उससे वो बिल्कुल शून्य था। अतुलनीय भौतिक एवं मानसिक विस्तार के युग के आरंभ में विद्यमान होते हुए भी वो यही विश्वास करता रहा कि भाग्य ने उसे ह्रास के युग में ला खड़ा किया था, जिसमें उसका काम पतनोन्मुख संस्थाओं को सहारा देना था। 2. निषेधात्मक नीति।
उसके राजनीतिक ढंगों में भी कुशल राजनीतिज्ञता की छाप दिखाई नहीं देती थी। नेपोलियन कहा करता था कि मेटरनिख साजिश को ही राजनीतिज्ञ समझता है। तेलराओं से सत्य एवं सम्मान की उपेक्षा करके प्रति क्षण अपने उद्देश्यों एवं ढंग को बदलते रहने वाला एक अवसरवादी ही कहा करता था। उसकी नीति वास्तव में निषेधात्मक थी एवं अवसरवादी भी थी, उच्च रचनात्मक आदर्शों द्वारा प्रेरित नहीं थी। 3. नीति की अचलता। वो अवसरवादी था, परंतु शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सदा अवसरवादी नहीं रहा और उसने एक ऐसी ही नीति को जो संकट काल में शांति कायम रखने का एक अच्छा अस्थायी साधन बन सकती थी, एक स्थिर सिद्धांत बना डाला। पृष्ठ 131। एक थकी हुई भीरू पीढ़ी के लिए यह आवश्यक था, किंतु ये उसका दुर्भाग्य ही था कि अपनी उपयोगिता समाप्त होने के बाद भी बना रहा और ये न समझ सका कि जब वो स्वयं वृद्ध और क्षीण होता जा रहा था, उसी समय संसार पुनः यौवनावस्था को प्राप्त हो रहा था। अचल नीति का आश्रय लिए हुए वो प्रगतिशील संसार के बिल्कुल ही अनुपयुक्त था। वो स्वयं इस बात को समझता था और कहता था कि मैं इस संसार में या तो बहुत जल्दी आ गया या बहुत देर से आया हूँ। यदि मैं पहले आया होता तो अपने युग का आनंद लेता और यदि मैं देर से आया होता तो उसके निर्माण में सहायक बनता, परंतु आज तो मुझे अपना जीवन क्षीण प्राय संस्थाओं को संभालने में लगाना पड़ रहा है। 4. नई भावनाओं की शक्ति। उसे क्रांति तथा निरंकुश शासन के बीच का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था और चूंकि उसे क्रांति से घृणा थी, इस कारण वो निरंकुश शासन का अंधभक्त बना रहा और निरंतर उदारवाद तथा राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने में लगा रहा, किंतु ये भावनाएं किसी प्रकार भी दबाई नहीं जा सकती थी। इसके परिणाम स्वरूप मेटरनिख युग केवल एक प्रतिक्रियावादी विष्कंभक ही प्रमाणित हुआ, जिसमें मेटरनिख के समस्त प्रयत्न ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुए जिसकी पराजय निश्चित थी। 5. इंग्लैंड और अमेरिका का विरोध। उसकी अंतर्राष्ट्रीय चौकसी तथा दमन की व्यवस्था, ब्रिटेन के असहयोग, मोनरो सिद्धांत की घोषणा तथा 1830 में फ्रांस में हुई फिलिप के शासन की स्थापना के फलस्वरूप धीरे धीरे निर्बल पड़ती गई। ग्रीस तथा बेल्जियम के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना में उसकी स्थिति पालक नीति की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। 1848 तक कांग्रेस व्यवस्था पर आधारित यूरोपीय राज्यों का सहयोग समाप्त हो चुका था। 1849 में इटली और 1850 में जर्मनी में ऑस्ट्रिया को विजय अवश्य मिली थी, परंतु वो क्षणिक थी। इन्हीं दोनों देशों में वे शक्तियां तैयार हो चुकी थी जो ऑस्ट्रिया को वहां से बाहर निकालकर उसके प्राधान्य को समाप्त करने वाली थी। इन सब कारणों से उसकी स्थिति ऊपर से अक्षत और सुदृढ़ दिखाई देते हुए भी अंदर ही अंदर इतनी खोखली एवं दुर्बल हो गई थी कि जब 1848 में वियना में ही विद्रोह हो गया तो उसका साहस टूट गया और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार उसके शानदार जीवन का अत्यंत दयनीय अंत हुआ। प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. मेटरनिख अपने युग का एक महान प्रतिक्रियावादी था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? प्रश्न 2. मेटरनिख की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए व उसके पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. मेटरनिख के प्रारंभिक जीवन व राजनीतिक जीवन का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2. मेटरनिख के उदारवाद और राष्ट्रीयतावाद के प्रति विचारों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 3. मेटरनिख की नेपोलियन व जार अलेक्जेंडर के प्रति क्या दृष्टिकोण था? प्रश्न 4. मेटरनिख के पतन के क्या कारण थे? पृष्ठ 132। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1. 1815 से 1848 का काल किसके युग के नाम से जाना जाता था? 1. फ्रांसिस का युग, 2. चार्ल्स द्वितीय का युग, 3. नेपोलियन का युग, 4. मेटरनिख का युग। उत्तर 4. मेटरनिख का युग। प्रश्न 2. मेटरनिख का जन्म हुआ था 1. कॉब्लेज में, 2. वारसा में, 3. फ्रैंकफर्ट में, 4. जिनेवा में। उत्तर 1. कॉब्लेज में। प्रश्न 3. 1795 में मेटरनिख का विवाह किसके साथ हुआ था? 1. मेरी जोन्स से, 2. मेरिया थेरेसा से, 3. चांसलर प्रिंस कानिस की पौत्री से, 4. इनमें से कोई नहीं। उत्तर 3. चांसलर प्रिंस कानिज की पौत्री से। प्रश्न 4. मेटरनिख की नियुक्ति चांसलर के पद पर हुई थी। 1. 1809 ईस्वी में, 2. 1810 ईस्वी में, 3. 1815 ईस्वी में, 4. 1820 ईस्वी में। उत्तर 1. 1809 ईस्वी में। प्रश्न 5. जब फ्रांस को जुकाम होता है तब संपूर्ण यूरोप छींकने लगता है, किसने कहा था? 1. लुई नेपोलियन ने, 2. मेटरनिख ने,
3 लुई फिलिप ने, 4 गिवीजो ने। उत्तर 2 मेटरनिक ने। प्रश्न 6, मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के पद से त्यागपत्र दिया था। 1 1830 ईस्वी में, 2 1840 ईस्वी में, 3 1848 ईस्वी में, 4 1850 ईस्वी में। उत्तर 3 1848 ईस्वी में। प्रश्न 7, 1848 ईस्वी में मेटरनिख अपना देश छोड़कर क्यों भाग गया था? 1 आर्थिक स्थिति की दुर्बलता के कारण, 2 वृद्धावस्था के कारण, 3 मर्ज लाइलाज होने के कारण, 4 उपरोक्त तीनों कारणों से। उत्तर 3 मर्ज लाइलाज होने के कारण। प्रश्न 8, किसका कथन है संपूर्ण संसार पागल है जो नए संविधान की मांग करता है? 1 नेपोलियन का, 2 फ्रांसिस प्रथम का, 3 अलेक्जेंडर प्रथम का, 4 फ्रेडरिक महान का। उत्तर 2 फ्रांसिस प्रथम का। पृष्ठ 133।